छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ अगर हम चलें तो कॉन्सेप्ट ये है लैंड विद प्लांट। इसके बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, क्योंकि आज हमारा आपकी टैक्स की क्लास भी थोड़ी लंबी हो गई थी। मेरा मेन कंसर्न है अभी जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसको ओके करना। फिर इस स्टैंडर्ड में टोटल क्या बातें हैं वो एक लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे, मतलब कल के लेक्चर्स में। हमारी बुक में किस हद तक ये महदूद है हम उतना आज खत्म कर देंगे। लैंड विद प्लांट, अब आपको पता है कि अगर हम यारे प्लांट है, लैंड उसके साथ अटैच है। अब वो कहते हैं कि आपने लैंड की फेयर वैल्यू सेपरेटली रिकॉग्नाइज करनी है इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 या IAS 40। कहता है अगर आपके पास लैंड और प्लांट की, क्योंकि आप एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो लैंड और प्लांट की वैल्यू तो लिखोगे, तो लैंड की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे इन अकॉर्डेंस विद IAS 40 या IAS 16, और प्लांट को हम लिखेंगे कि अगर ये बेरर प्लांट है तब तो ये भी IAS 16 में चला जाएगा, और अगर ये बायोलॉजिकल एसिड है तो फिर हम इसको डील करेंगे IAS 41। इसको हम किस पे लिखेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और इनको क्या लिखेंगे जैसे इनका स्टैंडर्ड कहेगा, कॉस्ट पे लिखना है, रीवैल्यूएशन मॉडल पे लिखना है, किस तरह से डील करना है वो आ जाएगा लैंड की अपनी वैल्यूएशन के अंदर। ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये शायद आपने पैराग्राफ पढ़ा भी हो, तो उसकी हम कभी कभी फेयर वैल्यू उसने कंबाइन दी होती है, मटेरियल है, इमटेरियल है, गिवन है, नहीं गिवन, वो बात की बातें। अभी हमने ये देखना है कि इनको सेपरेट कर देना है, लैंड को 40 या 16 के हिसाब से लिखना है और प्लांट को IAS 41 के हिसाब से लिखना है, अगर है ये बेरर प्लांट नहीं है। अब दूसरी बात, वापस हम अपने असल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आपके पास हमने ये कहा कि हमारे पास एक एसिड है, अगर 1121 को 200 का, और ये 200 है क्या? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। दिसंबर 21 में इसकी वैल्यू हो जाती है 350। ये भी क्या चीज है? फेयर वैल्यू लेस। इसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? गेन ऑन रीमेजरमेंट। यानी आपकी बुक में RM नहीं लिखा हुआ, इसे टाइम बचाने के लिए मैं लिख रहा हूं रीमेजरमेंट, या आप इसको लिख सकते हो SOPF। ये जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है 150 का, ये डिफरेंस दो वजह से हो सकता है। एक तो हो सकता है उस एसेट की कीमतें मार्केट के अंदर कम या ज्यादा हो गई, और दूसरा उसकी एज ज्यादा होने से भी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। एक एज होती है पीक एज, मिसाल के तौर पर ये बॉर्न की एज हो गई, ये पीक की एज होगी, और ये यहां से यहां तक एज बढ़े ना तो वैल्यू बढ़ रही होती है। लेकिन एक मेच्योरिटी एज के बाद अगर एज बढ़े ना तो वैल्यू कम हो रही होती है। मतलब अगर हम एक जानवर की बात कर रहे हैं, वो बच्चे से बड़ा हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ रही होगी, लेकिन जब वो मेच्योरिटी एज अचीव कर लेगा फिर उसके बाद अगर हम एज की बात करेंगे तो फिर बूढ़ा हो रहा होगा तो फिर उसकी वैल्यू कम होगी, फिर वो तो बात की बातें हैं। तो ये एक को बोलते हैं प्राइस या इन्फ्लेशन चेंज की वजह से, और दूसरा फिजिकल या एज की चेंज की वजह से। फिजिकल चेंज या एज बढ़ने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ रही है। हमारा आज का टारगेट है इस 150 के अंदर प्राइस की वजह से कितना चेंज आया और फिजिकल कितना चेंज है, और उसका एक बड़ा आसान सा तरीकाकार है, समझने ट्रखालोजी मेथड है। समझ भी लग जाए तो अच्छी बात है, ना समझ लग जाए तो वो याद हो जाता है। वो किस तरह से सवाल पेपर में आएगा, हमने पहले दिन भी इसको दूसरी क्लास में इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, फिर एक दफा डिस्कस कर लेते हैं।
अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 2 कौ हैं, 1/1/2021 को, इनकी एज है 3 इयर्स, और ऐसा काम तब ही होता है जब एज गिवन होगी। एज अगर गिवन नहीं होगी ना तो ये पॉसिबल नहीं है हमें दोनों चेंज को अलग अलग कंसीडर करना। और उनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 500, 50,000 कर लो, परेशान हो जाओगे। 2 कौ है दोनों की, 1/1/21 को उनकी एज 3 साल है और उनकी वैल्यू क्या है 50,000। 50,000 ईच कर लो, 500,000 इतने काफी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया जनाब दिसंबर 2021 को चार साल कौ की कीमत फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 80,000 है। 4 साल कौ की कीमत 31 दिसंबर 2021 को 3 साल कौ की कीमत 75,000 ईच है। ये आपको डाटा बताया होगा इस तरह से कुछ। आपने करना क्या है, एज एनालिसिस टाइप एक बना लेना है, अलग से ये वर्किंग होगी, सॉल्यूशन का पोर्शन नहीं होगा। सबसे पहले आपने लिख लेने हैं ओपनिंग, खरीदने की डेट है तो खरीदने की डेट लिख दो, ब्रॉड ऑन की डेट है तो ब्रॉड ऑन की डेट लिख दो। फिर आपने 2 दफा ईयर एंड लिखना है, 2 दफा ईयर एंड लिखना है। यहां पर भी 3 साल, यहां पर भी 3 साल और यहां पर 4 साल। ये फॉर्मेट है। अगर आप फिजिकल और प्राइस चेंज को अलग अलग देखोगे ना, 1/1/21 2 दफा ईयर एंड, फिर पहले 2 दफा एज लिखनी है सेम, और फिर उसमें साल ऐड करके लिखते। 1/1/21 को बताए फेयर वैल्यू क्या थी, 3 साल कौ की फेयर वैल्यू क्या थी 50,000। दिसंबर 21 तक उसी एज वाली कौ की कीमत क्या थी? 75 ये एज की वजह से वैल्यू बढ़ रही है या प्राइस चेंज होने की वजह से बढ़ रही है? एज तो हम बढ़ा ही नहीं रहे, एज हम नहीं बढ़ा रहे, हमने सिर्फ टाइम बढ़ाया है। टाइम बढ़ने की वजह से हम देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू में क्या चेंज आया। अगर 3 साल ही कौ रहती और मार्केट में हम देखते हैं कि 3 साल कौ की कीमत क्या चल रही है, तो वो कितनी चल रही है 75,000। इसका मतलब है ये जो चेंज आया है ये किस वजह से चेंज आया है, इन्फ्लेशन की वजह से। और यहां पर अब एज कितनी हो गई है, इसको ही कंपेयर करना है एक तरह से, इसके साथ ही कंपेयर करना है, लेकिन हमने लिखनी सिर्फ वो वैल्यू है क्योंकि आज उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 80,000। 75,000 तो ये प्राइस की वजह से हुई है, 75,000 ये प्राइस की वजह से हुई है। तो फिर फिजिकली चेंज किस वजह से आया, कितना आया 5,000 का। टोटल हमेशा ये 80,000 ही बनेगा। 8 साल को इस 4 साल को इस टाइम 80,000 की मिल रही है, पिछले साल ये मिल रही थी 50,000 की। टोटल कितना ये अमाउंट अभी हमने लिखी है, ये 80,000 लिखते फिलहाल, अभी फेयर वैल्यू लिखते जो उसकी फेयर वैल्यू है। ये जो चेंज आया है ये प्राइस की वजह से, और ये जो चेंज आया है ये फिजिकल की चेंज की वजह से। अब ये कितना आया 25,000 और ये कितना आया, अगर आप टोटल ओवरऑल देखें तो 30,000 ही है, लेकिन 75,000 उसकी कीमतें बढ़ गई हैं और 5,000 उसकी एज बढ़ने की वजह से उसकी वैल्यू में चेंज आया है। और अब हमने क्या करना है, कितनी कौ है आपके पास टोटल 2 कौ है। यहां पर जब आपने सवाल हल करना है अपना कुछ इस तरह से करना है, इसका एक फॉर्मेट लिख लें फिलहाल।
सबसे पहले हम लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास क्या क्या ओपनिंग बैलेंस है वो सारा पहले लिखेंगे। 1,121 को आपके पास दो कौ थी, हर कौ की वैल्यू क्या थी 50,000, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1 लाख। फिर आप लिखेंगे अगर कोई परचेज किया है तो वो लिखेंगे, अभी इसके अंदर कोई परचेज नहीं किया। अगर कोई न्यू बॉर्न है तो वो लिखेंगे, वो भी नहीं है। फिर हम लिखेंगे रीमेजरमेंट। अब लफ्ज रीमेजरमेंट लिख लें, एसओपीएल लिख दें, आपकी अपनी मर्जी, एसओपीएल ही लिख दें बेहतर है, नाम जाना पहचाना लग जाता है। एसओपीएल सबसे पहले हम लिखेंगे ड्यू टू प्राइस इफेक्ट। ये जो प्राइस इफेक्ट है ना, सिर्फ ब्रॉड वन पे नहीं लगना, एडिशन में भी लगना है, न्यू बॉर्न में भी लगना है। अगर कोई प्राइस इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि ईयर एंड में हम पहुंच गए हैं ना, ईयर एंड के ऊपर अगर कोई प्राइस इफेक्ट आएगा या कोई फिजिकल इफेक्ट आएगा, वो दोनों में आएगा। तो प्राइस इफेक्ट में क्या करेंगे, दो कौ है, हर कौ में कितनी प्राइस बढ़ गई 25,000। ये कितना आ गया टोटल 50,000। फिर हम लिखेंगे ड्यू टू फिजिकल चेंज। हर कौ के अंदर कितना फिजिकल चेंज आया, कितनी वैल्यू का फिजिकल चेंज आया 5,000 का 10,000। क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। अगर आपको इसकी एंट्रीज पूछनी आती हैं पेपर के अंदर, ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री पास नहीं होगी, इसकी एंट्री पास होगी। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट प्लस करके गेन ऑन रीमेजरमेंट क्रेडिट, या आप अलग अलग भी लिख सकते हो, गेन ऑन प्राइस इफेक्ट और गेन ऑन फिजिकल चेंज। और क्लोजिंग बैलेंस की भी कोई एंट्री पास नहीं होती। अगर कोई एसेट खरीदते तो उसको भी हम साथ ही डील करते हैं। अब इस तरह का एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन को डील करते हैं साथ साथ। नोट तो नहीं कर रहा था कोई? मेन टारगेट ये है, पेपर में सवाल 3 तरह से आएंगे, बल्कि टोटल 4 हो गए। एक्सट्रैक्ट भी आएगा, जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं, डिस्कशन वाला सवाल भी आ सकता है, और डिस्क्लोजर्स भी आ सकते हैं। डिस्क्लोजर मतलब ये काम करना है डिस्क्लोजर के अंदर, इसे रिकंसिलिएशन बोलते हैं। और जरा क्वेश्चन एक देखते हैं इस जैसा कोई अच्छा सा। इसको देख लेते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। उसने लिखा भी हुआ है, अभी मैं उसकी बाद में जिक्र करता हूं कि रिकंसिलिएशन की। पहले ये लिखा, कहता प्रिपेयर रिकंसिलिएशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट और 1 जनवरी से लेकर दिसंबर सेपरेटली इंडिकेटेड प्राइस चेंज। और अगर वो रिकंसिलिएशन कहता है, रिकंसिलिएशन यही है, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज प्लस न्यू प्लस एसओपीएल इज इक्वल टू क्लोजिंग। यही रिकंसिलिएशन है। बस ये जो चीज है ना, आपने प्राइस इफेक्ट और फिजिकल चेंज का इफेक्ट, अगर वो सेपरेटली कहते तो सेपरेटली बनाना है, सेपरेटली नहीं कहते तो इकट्ठा बनाना। करें स्टार्ट जी? हाँ तो सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट करें या अभी चल रहा है जी? क्वेश्चन तो ये मैंने आपसे ही करवाना है। मिशन लिमिटेड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा, तो मुझे पता चल गया ना, आप लोग जवाब देखकर आ जाते हो। जवाब देखे बगैर सवाल हल किया करो, वरना आपका फरवरी का महीना बड़ा सख्त गुजरेगा। जवाब देखे बगैर ना काम किया ना, क्योंकि तब तो मैंने आपको एक ऐसी असाइनमेंट देनी है ना कि जिसके पीछे सोल्यूशन भी नहीं होगा।
फिर आपने तड़पना है कि सर हमने कंफर्म करना होता है एक दफा सोल्यूशन, आप कंफर्म नहीं करते, आप सोल्यूशन देखकर सवाल समझते हो। और ये इतना खतरनाक काम होता है, फेल होने की एक वजह है ये कि सोल्यूशन पढ़ के सवाल समझना, क्योंकि आई क्या तो सोल्यूशन देता नहीं है। तो सोल्यूशन देखकर नहीं, क्वेश्चन देखकर सवाल हल करो, सोल्यूशन कंपेयर करने के लिए होता है, वो एंड पे किया करो। अगर आप कहते हो ना पता ही नहीं चलता, तो फिर आपने शुरू में ये काम नहीं किया। पता चले या ना चले, पहला टारगेट होता है सवाल पूरा हो जाए। विदाउट सोल्यूशन चाहे 100% ही गलत क्यों ना हो, फिर उसके बाद करेक्शन आती है। चले, इसके अंदर उसने आपको किस दिन का डाटा दे रहा है, जरा गौर फरमाए। आपके पास 1,50,000 कौ है, सारी कितनी बूढ़ी हैं? 3 साल। अच्छा, ये ओल्ड ना एज को कह रहा होता है, ओल्ड बूढ़े को नहीं कह रहा होता। ऑल परचेज ऑन आर बिफोर ओपनिंग बैलेंस 10,000 हाइफर्स, एवरेज एज कितनी है? 2 साल। और ये भी कब है? 1/1/28 को। उसके बाद 75% एज क्या है? 75 तो 1.5 ईयर्स। और ये कब खरीदे? 1 जुलाई 2008 को। नो एनिमल वॉज बोर्न आर सोल्ड इन द ईयर, ना कोई आया ना कोई गया। ठीक है, अब हमारे पास ये तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर न्यू बॉर्न का वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं क्वेश्चन एक है उसका करेंगे, अब पहले मैं आपको दूंगा, उसकी सिर्फ प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क है। अब आगे सबसे पहले वो कहता है 1 ईयर ओल्ड एनिमल किस दिन उसकी फेयर वैल्यू? 2 साल की फेयर वैल्यू, 1.5 की फेयर वैल्यू, 3 साल वाले की फेयर वैल्यू, फिर ये 1/1/28 में सबकी फेयर वैल्यू बता दी गई। अब सबसे पहले हम यहां पर एक बना लेते हैं, सबका अलग अलग बनेगा इकट्ठा बनेगा? सबका अलग अलग बनेगा। प्राइस चेंज, फिजिकल चेंज, सबका अलग अलग बनेगा, क्योंकि सबकी एज अलग अलग है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले 1/1, फिर हम लिखेंगे 31 दिसंबर। बोलो ना, आप तो चुप ही हो गए हो। 31 दिसंबर। और डेट ऐसे लिखते हैं सोहेब? डेट लिखने का क्या तरीका था? स्टार्टिंग डेट लिखेंगे, ईयर एंड की। स्टार्टिंग डेट से मुराद है उसके खरीदने की या बॉन्ड की या ब्रॉड ऑन की, सबकी क्यों अलग अलग करना है ना। यहां पर उनकी एज लिखेंगे। हाँ जी, बताओ क्या थी आपकी कौ की एज? 3 साल। पहले हम इसको हल कर रहे हैं। 1,50,000 गाय, 3 साल। यहां पर क्या लिखें? 3 साल। फिर साल के एंड में वो कितने की हो जाएगी? अगर वो फीमेल गाय है तो 3.5 साल की, मेल गाय है तो 4 साल की। फीमेल गाय की ना एज कम बढ़ती है। आप देख लो, जब आपने सीए में एडमिशन लिया था तब भी आपकी एज वही थी, अब भी आपसे कोई पूछेगा तो आपने कहना इतनी है। हाँ, एक ही साल हुआ है ना, तो हाँ तो एक तो बड़ी नहीं, साल गुजर गए, एज कहाँ बड़ी है। चले, ये गलत बात। मैं तो गाय की बात कर रहा हूँ। चलो छोड़े, वो एज का ना पता नहीं चलता, बंदा आती है तो नींद में गुजर जाती है ना, उसको पता नहीं चलता कि वो बड़ी है या नहीं बड़ी, इसलिए हो जाता है। आओ जरा, अब इसके बाद आगे सिर्फ क्या लिख देनी है? फेयर वैल्यू। 3 साल 1/1/2008 की फेयर वैल्यू बता दे। 1/1/2 तो क्वेश्चन से पर बतानी है। इस दिन 3 साल फेयर वैल्यू क्वेश्चन से ढूंढ के बता दें। देखिए ये 1/1/2008 में यहां पर लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा है उसकी एज 1 लाख। चौथी एंड ये वाली 3 साल
डेढ़ लाख कौ है ऑल परचेज ऑन और बिफोर 1 year old 2 years old 1.5 years old 3 years old animal 50,000 1 year old animal 1 year old। अच्छा यहां पर मुझे लगता है कहीं गड़बड़ है और 2 years old animal at 1/1/2008 2 year तो होना जरूरी है 3 years old का भी होना जरूरी है कोई वैल्यू ना। चलो अभी हम ना फिर इसके 10,000 के बारे में अभी कर लेते हैं फिर वो बाद में देखते हैं कि उसका क्या करना है। ये कितने साल पुराना है इसको क्या कर लें 2 2 3 इसको फिर लिखने का क्या तरीका होगा 1/1/2008 को उसकी क्या एज होगी 2 साल यहां पर भी 2 लिखेंगे यहां पर भी 2 लिखेंगे और यहां पर कितना लिख देंगे 3 साल। ओके होगी बात। अब 1/1/2008 को 2 साल कौ कितनी है 1/1/2008 40,000 40,000 ये एज इट इज कॉपी करेंगे। फिर 31 दिसंबर को 2 ईयर 31 दिसंबर को 2 ईयर्स 45,000 फिर 31 दिसंबर को 3 ईयर्स 50,000 ठीक है। अब ये जो चेंज आया कितना चेंज है ये चेंज किसका है प्राइस का और ये चेंज किसका है एज का। ये आपने इन तीनों के ऊपर अप्लाई करना है बारी बारी ये तीनों पर अप्लाई करना है और अलग अलग सबको सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है। लिखने का क्या तरीका होगा लिखने का भी वही पुराना तरीका हम यहां पर लिख देते क्योंकि ये सारा है ब्रॉडोनी यहां पर हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस और यहां हम हेडिंग में लिख देते हैं ये कौन सा है 2 इयर्स ये परचेज वाला ओपनिंग बैलेंस नहीं है ओपनिंग बैलेंस के नीचे आप आ जाए परचेज हाँ जी सबसे पहले आपने 1/1/2008 को सबसे पहले हम किस वैल्यू पे लिखेंगे जब खरीदा है तो किस वैल्यू पे लिखेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कितने खरीदे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय किस वैल्यू पे लिखेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो गिवन ही नहीं है तो फेयर वैल्यू बता दो इस दिन की 40,000 कितनी वैल्यू आ गई ऊपर 3 जीरो लिख देना। दूसरा 75,000 परचेज की है अभी मैं परचेज का डाटा पूरा करने लगा 1/7/2008 बताएं आपने कितने खरीदे थे 75,000 मल्टीप्लाइड बाय इसकी फेयर वैल्यू क्या थी 1/7/2008 1.5 30,000 1/7/2008 को 1 ईयर ओल्ड और हमने कौन सी देखनी है 1.5 ईयर्स वाली मेरे ख्याल में उसने डेट में कोई गड़बड़ की हुई है यही लग रही है यही लिखते हैं ये मैं डेट को कंफर्म करूंगा आपको अभी तो हम मेन डाटा जो मेन कंसर्न है वो करते हैं 2 to 5 चले आप जरा इधर फोकस करना। सबसे पहले तो हमने सिंपल परचेज लिखना है न्यू बॉन्ड या परचेज ये एसओपीएल की तरफ नहीं आए हम आप लोगों को याद रखें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस परचेज न्यू बॉन्ड और क्लोजिंग एसओपीएल फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब हम जा रहे हैं एसओपीएल पे एसओपीएल में आपने सबको कंसीडर करना है ओपनिंग बैलेंस को भी परचेज को भी और तरीकाकार वही होगा सबसे पहले हम लिखेंगे ड्यू टू प्राइस इफेक्ट
और ड्यू टू फिजिकल चेंज। अभी जिसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है ये मैं डेट कंफर्म करके ना आपको बता दूंगा। बताएगी जरा, ये आवाज क्यों आ रही है? सबसे पहले इनकी बात करते हैं। हमारे पास ये टोटल तादाद में कितने थे? 10,000। अब इस 10,000 में प्राइस की वजह से क्या चेंज आया है? 5,000। और फिजिकल चेंज क्या आया है? 5,000। तो क्या करेंगे, यहां पर डेट लिख देंगे। टोटल 10,000 थे, मल्टीप्लाइड बाय 5,000 और हाइफन 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 50,000, क्योंकि इन 1000 में लिख रहे हैं हम। और ये भी कितना आ जाएगा? 50,000। दोनों का प्राइस चेंज भी लिख दिया और फिजिकल चेंज भी लिख दिया। अब हम जाएंगे दूसरे चेंज इसके ऊपर जाते हैं। 75,000 1.5 ईयर्स ओल्ड। सेम डाटा लिखना होता है। 2008 एज क्या है? 1.5 और वैल्यू क्या है? 30,000। ये 1.5 ही लिख लेते हैं हम, उसने लिखा हुआ है 30,000। फिर क्या लिखते हैं? सेम डेट, ईयर एंड की डेट, डेट ईयर एंड की 31 दिसंबर 2008। और एज क्या लिखें? 1.5। एज क्या लिखें? 1.5। और फिर दिसंबर 2008 एज क्या लिखें? कितनी एज लिखें? 2.5। कोई हाल नहीं, 2 साल। 17 से दिसंबर 1.17 2008 से लेकर दिसंबर तक एज काउंट करनी है, तो कितने लिखेंगे? 2 साल। अब यहां पर इन डेट की फेयर वैल्यू देखें। दिसंबर 2018 में 1.5 का क्या था? 36। दिसंबर 2018 में 2 इयर्स क्या था? दिसंबर 2018 40। क्वेश्चन हो गया। अब 6,000 किसका चेंज है? प्राइस का चेंज। और 6,000 से 45,000 9,000 किसका चेंज है? फिजिकल चेंज। मैंने बताया था हो सकता है डाटा गलत लिखा हो, क्वेश्चन के अंदर डाटा गलत लिखा, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कितनी 40,000? कहां पर 40,000? क्या हुआ? 1 जनवरी को यही खरीदने। 1 जनवरी को खरीदे, 2 साल 3 साल की। अगर जनवरी में खरीदते तो दिसंबर में वो कितनी होती? ओए क्या हुआ यार, आपस में कमेटियां डाल के बैठ गए हो। इधर गौर करो ना, क्वेश्चन चल रहा है। देखिए हमने पहले पार्ट को छोड़ दिया है, हम ये दूसरा पार्ट हल किया है। पहले 2 साल उसकी एज थी 1/1/2008 को, फिर कितनी बनाई एज? 3 साल। फिर इसका 1.5 लिया, 17 को 1.5 ईयर थी, दिसंबर में उसकी एज कितनी होगी? 2 साल। और इस 3 साल वाले को अभी हमने नहीं छेड़ा, क्योंकि ये 3 साल होगी और 3 साल के बाद इसकी ईयर एंड पेज क्या होगी? 4 साल। ठीक है, इसको अभी हमने ये नहीं देखा क्योंकि डाटा इनकम्प्लीट लग रहा है। हो सकता है यहां पर 2 साल की जगह 4 साल हो या किसी, तो मैं डाटा देखूंगा कि कहां इशू आ रहा है। ठीक है, चले जी। अब जब हमने दूसरे का लिखना है, क्या तरीका कार होगा? दूसरे कितने थे? 7,500। दूसरे कितने खरीदे हैं? 75,000। उसमें प्राइस चेंज कितना आया? 6,000। और 75,000 में फिजिकल चेंज कितना आया? 9,000।
अब हमने करना यह है कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट समझो ये रिकंसिलिएशन वाला पार्ट हो गया। अब ब्रॉड ऑन की भी यही काम करना है, ब्रॉड ऑन का भी सेम यही काम करना है। याद रखें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में सारा कुछ लिखना है, जितने खरीदेंगे वो लिखेंगे, जितने न्यू बॉर्न होंगे वो लिखेंगे। यहां तक हमने सिंपल लिखना है। एक हिस्सा आएगा ओपनिंग, परचेज, न्यू बॉर्न। फिर हमने एसओपीएल वाला लिखना है। एसओपीएल में सबका वही तरीकाकार, फिजिकल चेंज अलग, प्राइस चेंज अलग। इन केस अगर एज नहीं गिवन तो फिर हम कर ही नहीं सकते प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज। हम फिर देखेंगे जितना चेंज आ रहा है ना डायरेक्ट उसको फिर फिजिकल और प्राइस में स्प्लिट नहीं कर। तो अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, 75 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 4,50,000 और 75,000 को 6,75,000 और इसका आ जाएगा क्लोजिंग। यही हमारे पास रिकंसिलिएशन होती है। करना क्या है, सिंपल ओपनिंग बैलेंस लिखना है। पहले ओपनिंग बैलेंस एडिशन, फिर एसओपीएल और क्लोजिंग बैलेंस। एसओपीएल लिखने का मेन टारगेट है, इसके अलावा इसमें और कोई मसला है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं कंफर्म करूंगा कि इसकी एज में क्या मसला आ रहा है। हाँ जी, सॉरी, हर एक के अलग अलग बनेंगे। जितना आपको डिफरेंट डेट के डाटा गिवन होगा ना सबका अलग अलग बनेगा। एज तो देखे ना, एज खुद खुद पता चल जाती है। वो आखिर में तो उसकी एज जितनी भी हो जाएगी, अगर 1.5 खरीदेंगे तो 1.5 के बाद आगे 0.5 ऐड हो गया। जैसे आपने ये 1 जुलाई को खरीदा था ना, ईयर एंड से तो आगे हमने जाना नहीं, तो 1.5 के बाद ईयर एंड तक कितनी एज हो जाएगी, 2 साल। अगर अगले साल का बनाएंगे, कभी कंपैरेटिव आ भी सकता है तो कंपैरेटिव के साथ ही बनाएंगे, जिसका डाटा होगा वैसे ही बनाते जाएंगे। तो मल्टीप्लाई 6,000 से मल्टीप्लाई किया, वो जो डिफरेंस 6 लाख ये वाला, हाँ सब कह रहे 6,75,000 6,75,000 आ रहा है, वो तो कैलकुलेशन ही है। अच्छा आप देखें, वापस आए इस क्वेश्चन पे। एक दफा जब आप अपने हाथ से करोगे तब आपको मसाइल आएंगे। एक आपने ये क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन हमने अभी साथ ही कर लेते हैं, अगर उसमें कोई इश्यू आ गया तो वो कर लेंगे। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने सच और झूठ की पहचान करनी है। बोथ फिशिंग फार्मिंग एंड फिश फार्मिंग एंड ओशन फार्मिंग आर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ये बात ठीक है, ये गलत है? फिशिंग फार्मिंग एंड ओशन फार्मिंग दोनों IS 41 में आते हैं या नहीं? नहीं आते। ओशन फार्मिंग लैक ऑफ मैनेजमेंट, यानी वो कहता है ना कि मैनेजमेंट की कैपेसिटी भी हो और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी भी आप ही मैनेजमेंट कर रहे हो, मतलब छोटे से बड़ा करना भी आपकी ही जिम्मेदारी हो, तब वो एग्रीकल्चरल है। तो ये क्या हुआ? IS 41 does not apply on bearer plant, however it applies on produce growing on bearer plant. ये सही है। A biological asset should initially measured at cost. इनिशियली किस पे मेजर होता है? फेयर वैल्यू लेस और सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। A biological asset should subsequently measured at fair value. फेयर वैल्यू लेस, पूरा बोलना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। A gain या loss on subsequent remeasurement of biological assets should be taken to profit and loss account. कोई भी चेंज आता है ये SOPL में जाता है, इसमें OCI का कंसर्न नहीं है। कमीशन टू ब्रोकर एज वेल एज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट,
would be classified as cost to sell when value agriculture produce upon harvest. कहता है कमीशन टू ब्रोकर, कमीशन टू ब्रोकर तो आता है, एज वेल एज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कॉस्ट टू सेल नहीं होती. False. All government grant related to biological assets are accounted for IS 41. False. क्योंकि कॉस्ट मॉडल वाली और बेरर प्लांट वाली IS 20 डील करता है. ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फेयर वैल्यू वाली, सॉरी जो इसको कॉस्ट मॉडल पे लिखना है, और बेरर प्लांट को IS 20 डील करेगा. इसके अलावा जो होंगे एग्रीकल्चर वो IS 41 डील करेंगे. तो ये भी फॉल्स है. ये क्वेश्चन भी आपका समझो एक रह गया. Once wool is extracted from the sheep, subsequent processing of wool into carpet is accounted for under IS 2. ये 2. Subsequent processing के बाद जब वो किसी चीज कोई चीज बन जाती है, जैसे कारपेट बन गया, अगर हम उसकी सेल परचेज करेंगे तो वो किस में कवर होगा? IS, दोबारा सुने, हार्वेस्ट प्रोडक्शन, हार्वेस्ट प्रोड्यूस, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो IS 41 में है. उसके बाद एक और एंट्री पास करते हैं, इन्वेंट्री डेबिट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्रेडिट, वो चला जाता है IS 2 के अंदर. अच्छा, ये जो बोलती है इनको IS 41 आता है, यानी जो मुसलसल बोली जा रही है, मेरा सर दर्द होने लग गया यार, कमाल की बात है. वैसे ना आई कैप को ना कोई और भी टेस्ट रखना चाहिए, कोई इस तरह का. ये जो सीए के बारे में एक बातें है ना, सीए पास नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं, ये ऐसी वजह नहीं है, ये कौम नालायक है. ये चाहते हैं बगैर पढ़े पास हो जाए. हम सारा कुछ करते रहे, वैसे जैसे आप लोग मैट्रिक और इंटर करके आ गए हो किसी ना किसी तरीके से. मैं टेस्ट बनाता हूं मैथ का FSC के अंदर, पाकिस्तानी कोई एक स्टूडेंट भी पास हो जाए, क्योंकि उन्हें तो बुक में जो लिखा हुआ है उसके अलावा कुछ आता ही नहीं, मतलब कोई स्किल्स तो है ही नहीं. और अभी भी सीए के अंदर भी वही काम करते हैं बच्चे, कैसे ही पास हो जाएगा, और बदनाम सीए को कर देते हैं, सीए नहीं पास होता. आप लोग पता नहीं कि किस तरह से ये मसला आया है बाद में, कोविड के बाद. कोविड से पहले तो सांस की आवाज नहीं आती थी क्लास के अंदर. अब आप लोग ये दिमाग में तो अच्छा जाकर लेक्चर सुन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहां पर आप लोग सीख ही नहीं रहे होते. तो वो ये चीजें ना अपने आप में इंप्रूव करो, वरना ऐसे ही ना धक्के खाते रहोगे, फायदा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 15, बल्कि ये क्वेश्चन टोटल इसके हैं ही 17. तो आपने 13 हमारा हो गया, 14, 15 और 16 ये आपने करना है. 17 को मैं देखता हूं कि अगर इसमें पास पेपर का ये सवाल है, मैं पास पेपर से डाटा देखता हूं कि उसमें कोई अगर कोई मसला है तो उसको देखते हैं. अगर क्वेश्चन हो सकता है हमने पढ़ने में गलती कर दी हो, तो वरना फिर ये दोबारा करेंगे. तो आपने कल 14, 15 और 16 क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है. और इसमें जो भी कल छोटी मोटी बातें हैं ना, तो कल ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा. गवर्नमेंट ग्रांट पर नहीं है.